भिखारियों का ससुराल। अशरफी देवी चांदनी चौक में रहती है, जहां उनका 70 बरस पुराना पुश्तैनी मकान है। अशरफी का एक ही बेटा है, जिसका नाम है नितेश। नितेश की शादी अंजलि से हुई है। नितेश बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था, इसलिए पढ़ाई पूरी करने के बाद उसकी अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग गई। कुल मिलाकर ईश्वर की कृपा है और परिवार में सब कुछ कुशल मंगल है। अंजलि और नितेश के 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जिनका नाम है वंदित और रंजना, जो दिल्ली के ही अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, पुश्तैनी मकान है, छोटा सा परिवार है और पिता के व्यापार के अलावा बेटा भी अच्छी नौकरी करता है, तो जरूर परिवार में भरपूर सुख और समृद्धि छाई होगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि कोई भी कहानी परफेक्ट तो कभी होती ही नहीं, है ना? हमारी कहानी लिखते समय भगवान ने सबके जीवन में कुछ न कुछ ट्विस्ट एंड टर्न तो बनाया ही है। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी का ट्विस्ट क्या है। अशरफी देवी सिर्फ नाम की अशरफी है, लेकिन स्वभाव से एक नंबर की कंजूस मक्खी चूस औरत है। कंजूस ऐसी कि जेब में पैसा होने के बावजूद उनकी वही हालत है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। एक रोज, मम्मी जी 2 दिन हो गए घर में चाय नहीं बनी, आप चाय पत्ती लाकर क्यों नहीं देती? अरे चाय पत्ती खत्म हो गई है तो पड़ोसी के यहाँ से मांग ला, क्या बिगड़ जाएगा अगर थोड़ी बहुत चाय पत्ती इधर उधर से मांग लेगी तो? माँ जी ये कोई अच्छी बात है क्या? हम क्या भिखारी हैं? कभी चीनी मांगने पहुंच जाते हैं, कभी चाय पत्ती। अरे मोहल्ले में हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? अरे चुप कर, पता है मुझे कौन से रजवाड़े की राजकुमारी है तू। मैं भी तो सुबह सुभद्रा बहन के यहाँ जाकर चाय पी कर आई, मेरी रात तो नहीं कटी। अब तुझे चाय पीनी है तो अपनी चाय का इंतजाम खुद कर ले, मेरा दिमाग मत चाट। मैंने तुझे रास्ता बता दिया, अब उस रास्ते पर चलना है या नहीं चलना तेरी मर्जी। पता नहीं कैसे मंदगढ़ के खानदान में शादी हो गई मेरी। घर में कोई सामान खत्म हो जाए तो बाजार से लाने की बजाय पड़ोसी से मांगने के लिए कटोरा पकड़ा देते हैं ये लोग। इससे तो अच्छा किसी गरीब घर में मेरी शादी हो जाती, कम से कम गरीब लोगों में गैरत तो होती है। ये तो बस नाम की अमीर है और गैरत के नाम पर इनके पास कुछ है ही नहीं। बहू अंजलि आज बहुत गुस्से में थी, क्योंकि आज महीने की 25 तारीख थी। 22 तारीख को ही घर में चीनी खत्म हो गई थी और उसके बाद जब उसने सासू मां को चीनी लाने के लिए कहा तो उन्होंने कटोरी थमाकर उसे मिसेस गुप्ता के घर का रास्ता दिखा दिया। बेचारी मरती क्या न करती। चीनी तो मिसेस गुप्ता के यहाँ से मांग लाई थी, लेकिन 3 दिन बाद आज जब चाय पत्ती खत्म हुई और एक बार फिर से पत्ती मांगने के लिए माँ जी ने उससे कहा, तब तो बहू के गुस्से का ज्वालामुखी फटना ही था। शाम के समय सुनते हैं, अरे मैं पूछती हूँ क्या फायदा आपकी नौकरी का? कहने को लाखों रुपए के पैकेज पर नौकरी कर रहे हैं आप, और हालत हमारी रास्ते के चलते भिखारी से भी बढ़कर है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में आपके घर में लग्न हुआ था मेरा। अंजलि मैं भी तुम्हें पढ़ी लिखी समझदार औरत समझता था, लेकिन हरकत तो तुम भी अनपढ़ गवार वाली ही कर रही हो ना। तुम्हें समझ में नहीं आता। पूरा दिन पति काम से थक कर लौटा है और तुम आते ही अपनी सास बहू की पंचायत लेकर बैठ जाती हो। अरे कम से कम चैन से 1 गिलास पानी तो पिला दिया करो। हाँ, तुमसे तो 5 मिनट भी अपनी माँ की करतूत सुनी नहीं जाती। मुझसे पूछो ना, मुझे तो दिन के 24 घंटे उनके साथ बिताने होते। मेरे बारे में भी तो सोचो कि मैं कैसे बर्दाश्त करती हूँ ये सब। जानते हो ना, मुझे चाय पीने की लत है और चाय के बिना मेरा गुजारा नहीं है। अरे दिन में 3 बार चाय पीने वाले इंसान को अगर 3 दिन में 1 बार भी चाय न मिले तो उसका क्या हाल होगा? ये आपको बताने की जरूरत तो नहीं है ना। आपका क्या है, आप तो ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन यहाँ सारी महाभारत में पीस तो मैं रही हूँ। मत हो, मैं कल तुम्हें चीनी और चाय पत्ती लाकर दे दूंगा। और हाँ, माँ को इस बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। पापा मुझे नए जूते दिलाओ ना, मेरे जूते फट गए। अब तो स्कूल में भी बच्चे मेरे जूते देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे चुप कर, अभी तेरी दादी ने सुन लिया ना तो दम दमाते हुए सर पर आकर खड़ी हो जाएंगी। उन्हें तो ऐसा लगता है कि घर में जो भी खर्चा हो रहा है वो सब हम अपनी फिजूल खर्चियों में उड़ा रहे हैं। तुझे जूते लेने हैं ना, दिला देंगे तुझे जूते, लेकिन दादी के सामने शोर करने की जरूरत नहीं है। अरे बहू, अशरफी देवी की ना उम्र के साथ सिर्फ नजर कमजोर हुई है, कान नहीं। तुम दोनों अभी यहाँ बैठकर जो घुस्सुर पुसुर कर रहे थे सब सुनाई दे रहा है मुझे। और ऐसा क्या बिगड़ गया तेरे बेटे के जूते में जो तू उसे खरीदने का वादा कर रही है? दादी आप 2 बार से मेरे जूते में ऐसे ही सिलाई करवा कर ले आ रही है। अब तो स्कूल में बच्चे देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यूनिफॉर्म भी कितनी पुरानी हो गई है। अरे चुप कर, तू वहां पढ़ने जाता या फैशन परेड दिखाने के लिए? बेटा हम कोई करोड़पति नहीं है जो रोज रोज कपड़े और जूते खरीदेंगे। तुझे पता है
हमारे जमाने में तो कपड़ों में 10-10 जगह जोड़ लगता था, तब तक कपड़े को चलाया जाता था। आजकल के बच्चों को देखो, 4 बार कपड़े पहने और कूड़े में फेंक दिए। पोती को समझा बुझाकर दादी उसका जूता लेकर बाहर वाले कमरे में आ गई। जिस दिन मेरी आंखें बंद हो गई ना, ये अंजलि तो मेरा पूरा घर ही ले डूबेगी। इतने सालों में जो 4 पैसे मैंने बचाए हैं, अगर इसके हाथ में पूरे घर की जिम्मेदारी दे दी तो 4 दिन में लुटा देगी सब कुछ। होली का त्योहार आ रहा है, ऐसा करती हूँ बहू के मायके संदेश भिजवा देती हूँ। त्योहार के समय आएंगे तो खाली हाथ तो आएंगे नहीं। अगले दिन अशरफी देवी फोन पर। नमस्कार बहन जी। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, बस सोचा आपको याद दिला दूं, होली का त्योहार आ रहा है। मैं तो कह रही हूँ त्योहार बहू अपने मायके में ही मना लेगी तो अच्छा रहेगा। बच्चे बिना काफी दिन से नानी के घर नहीं गए तो इसी बहाने वो भी खुश हो जाएंगे। अरे वाह बहन जी वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, कल ही सूरज को भेज देती हूँ। अब होली में दिन ही कितने रह गए हैं, बच्चों को लिवा ले जाएगा। अगले दिन बहू अंजलि का भाई अंजलि और उसके बच्चों को लेने के लिए उसके ससुराल पहुंच गया। जैसा कि अशरफी देवी ने अनुमान लगाया था वैसा ही होता है। त्योहार के समय बहन के घर आते समय सूरज फल, मिठाइयां, गुलाल और रंग के अलावा और भी काफी सामान लेकर आया था। शाम तक बहू अपने मायके के लिए निकल गई थी। बहू के जाने के बाद चलो, बहू के मायके जाने से एक बड़ा खर्चा तो टला, वरना अभी होली पर नए कपड़े दिलाने की डिमांड शुरू कर देते सबके सब। अब नानी के घर जाकर होली मनाएंगे और नानी से ही खर्चा भी करवाएंगे। इसी बहाने हमारे भी त्योहार का सारा खर्चा समधन जी के आए हुए सामान से ही निकल जाएगा। इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। अशरफी ने बड़ी आसानी से बिना खर्चे के होली का त्योहार बिता लिया था। कुछ दिन बाद अशरफी के दूर के रिश्तेदार उसके घर आते हैं। माँ जी, हमारे लिए तो आप कभी कोई ढंग का खाना बनवाती नहीं, लेकिन अब मामा जी के लिए तो कुछ अच्छा सा भोजन बनाना पड़ेगा ना, या आप कहे तो उनके लिए भी दाल और चटनी बनाकर रख दूं। अरे हाँ, ठीक है, पता है मुझे कि कोई मेहमान चाहे बिन बुलाए ही क्यों ना आए, खर्चा तो उसके आने पर करना ही पड़ता है। मैं अगर 1 रुपया का खर्चा करूंगी ना तो 10 निकलवा भी लूंगी, तू देखती जा। दूर के रिश्ते में लगने वाले अपने भाई विनोद के लिए अशरफी मटर पनीर की सब्जी, सलाद, रायता और पूरी वगैरह बनाकर तैयार करवा देती है। भोजन के बाद बड़ा सुंदर प्यारा सा परिवार है आपका, इतने प्यारे प्यारे पोते हैं, सुंदर सुशील बहू है। सच्ची आपके घर आकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। चलते हैं, फिर कभी इधर से जाना होगा तो आपको फिर दर्शन देंगे। बच्चों जल्दी आओ, देखो तुम्हारे दादाजी जा रहे हैं। जल्दी जल्दी आकर पैर छूकर अपना अपना शगुन ले लो। अरे बेटा, रिश्ते में दादा लगते हैं तुम्हारे, कोई ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना लौट जाएंगे। दादा का नाम सुनते ही दोनों बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और मामा जी के पैर छूने लगते हैं। वैसे तो पहली बार घर आओ तो बच्चों के लिए कपड़ा देना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब अचानक से आए हो, कहाँ बाजार में कपड़े लेते घूमेंगे। आप तो बस 1100 बच्चों के हाथ पर रख दीजिए। वैसे ना आजकल 1100 में बच्चों के कपड़े नहीं आते, लेकिन फिर भी मेहमानों से कोई 2-4 हजार थोड़ी ना लेता है। अरे शगुन के 1100 ही बस होते हैं। हाँ। अशरफी की बात सुनकर बेचारे मामा जी ठगे से रह जाते हैं और शर्मिंदा होकर दोनों बच्चों के हाथ में 1100 रुपए निकाल कर रख देते हैं। अरे बहू आ, अपने मामा ससुर से पैर छूकर अपनी मुंह दिखाई तो ले ले बेटा, शर्मा मत। मेरी शादी को तो 10 साल से ज्यादा हो गए, अब मुंह दिखाए की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं बहू, बिल्कुल ठीक कह रही है जी। आओ, तुम्हारा भी तो हक बनता है। हालांकि सास के मुंह से ये बातें सुनकर अंजलि को बेहद शर्म आ रही थी, लेकिन ये कोई पहली बार तो था नहीं। अशरफी देवी पिछले 10 सालों से यही करती आ रही थी और अब तो सास की इस तरह भीख मांगने की आदत बहू अंजलि बहुत अच्छे से जान चुकी थी। कुछ दिन बाद, अरे भाग्यवान, इतना पैसा आ रहा है घर में, सारे पैसों पर तुम कुंडली मार कर बैठी रहती हो। बेटे की तनख्वाह, मेरे व्यापार से आने वाला गल्ला, सब तुम्हारी तिजोरी में बंद है। मैं पूछता हूँ, हम बाप बेटों को ढंग के कपड़े भी पहनने को नसीब होंगे कि नहीं? तुम्हारे राज में मेरी पैंट तो बिल्कुल गल गई है। अब चाहे जो हो जाए, मुझे नए कपड़े चाहिए बस। कैसे बात करते हैं जी आप भी? आपको क्या लगता है कि मुझे आपके और आपके बेटे की कोई चिंता नहीं है? अरे सिर्फ आप और आपका बेटा ही नहीं, बहू और मेरी साड़ी भी आएगी और 1 रुपया खर्च भी नहीं होगा। पूछो कैसे? फिर कोई टोपी पहनाई होगी तुमने किसी को।
अब तुम्हारी तरह टोपियां पहनाने का गुण हमारे पास तो है नहीं। तुम ही बता दो भाग्यवान की कैसे। अरे मेरे भतीजे के बहन की लड़की की शादी है ना, 3 दिन बाद वहां चलेंगे हम सब। वहां पर विदाई में मुझे शादी की साड़ियां और जोड़ मिलेंगे। बस उसी से अगले 6 महीने का इंतजाम हो जाएगा हमारा, और क्या चाहिए। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। हम लोगों को तो सपरिवार न्योता भी नहीं है वहां जाने का, और तुम वहां से साड़ी और जोड़े लाने के ख्वाब देख रही हो। मैं वहां पर अपनी बेइज्जती कराने के लिए नहीं जाने वाला। तुम्हें जाना है तो जाओ। ऐसा है महाराज, अगर आपके ये कुतुब मीनार जितने ऊंचे सम्मान के साथ चल रहे होते ना हम लोग, तो आज चने फांकने की स्थिति में होते। ये मेरा ही शासन है कि आज हमारे पास 2-2 दुकान है, इतना बड़ा घर है और सब फल फूल रहा है। और कौन वहां गिनती करने बैठा है कि एक आदमी का न्योता था या 4 का। आप सब लोग चल रहे हैं मतलब चल रहे हैं, मुझे इसमें कोई बहस नहीं चाहिए। बेचारे ससुर जी की पैंट पूरी तरह से गल चुकी थी। अब अगर नई पैंट चाहिए थी तो शादी में जाकर बेशर्मों की तरह जोड़े तो लेने ही थे। इसलिए अपना आत्मसम्मान ताक पर रखकर पूरा परिवार दूर के रिश्तेदार की शादी में शामिल हो जाता है और विदाई में साड़ी और जोड़े इकट्ठे करके घर ले आता है। घर पहुंचकर देखा आपने, मैं कहती थी ना हींग लगेगा ना फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा। अरे बहू तेरी भी नई साड़ी आ गई है। अब खबरदार जो 6 महीने तक तूने नया कपड़ा खरीदने के बारे में बात भी की तो। दादी ये गलत बात है। जहाँ पर भी हम जाते हैं हर जगह बस मम्मी पापा और आप लोगों को ही कपड़े मिलते हैं। हम लोगों को नए कपड़े कब दिलवाएंगे आप? अरे बेटा तुम लोग नानी के घर जाते हो ना, तो नानी के घर जाकर मांगा करो। देखो बेटा, जितना हक दादी पर होता है उससे 2 गुना अधिकार बच्चों का नानी के ऊपर होता है। इसीलिए तो तुम्हें साइकिल, घोड़ा, गाड़ी, कपड़े जो कुछ भी चाहिए सब अपनी नानी मामा से मांगा करो। अकेली दादी कितना खर्चा चला पाएगी, है बेटा? अरे हम भिखारी हैं क्या कि मेरे बच्चों को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो जाकर नानी मामा के आगे हाथ फैलाएंगे? मुझे समझ में नहीं आता, हम लोगों का कोई आत्मसम्मान नहीं है क्या? क्या फायदा है आपकी इस कमाई का जब हर चीज के लिए हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है? मैं तो कहती हूँ छोड़ दीजिए नौकरी और कटोरा लेकर हम सब परिवार चौराहे पर भीख मांगना शुरू कर देते। कम से कम भिखारी बनकर भीख मांगेंगे तो इज्जत तो नहीं जाएगी हमारी। नीतीश जानता था कि पत्नी जो भी कह रही है वो एकदम सही है, लेकिन अशरफी देवी के सामने कहाँ किसी की चल पाती थी। शाम का समय था। नीतीश और उसके बाबूजी अपने काम से घर पहुंचे तो देखा घर में सभी लोग नए नए कपड़े पहनकर तैयार बैठे हैं। क्या बात है, आज कहीं पार्टी में जाने का इरादा है क्या? सब लोग तैयार नजर आ रहे हैं। आज मैं बाजार सामान लेने गई थी ना, उधर गेस्ट हाउस पर मैंने देखा कि पार्टी की जोर शोर से तैयारी चल रही है। बड़े दिन हो गए बेटा ये दाल चटनी खाकर एकदम बोर हो गई हूँ, तो बिना फटाफट से तैयार हो जा। आज हम सब लोग वहीं जाकर मुफ्त की दावत खाएंगे। आपके कहने का मतलब क्या है? क्या आपको ये नहीं पता कि दावत किसकी यहाँ है? और तब भी आप बेगानी शादी में गेस्ट बनकर सिर्फ खाने के लिए जा रही हैं। बचपन से ही तुम्हें ऐसी ही शादियों में खाना खिलाकर लाती रही हूँ ना, तो आज ऐसी कौन सी विशेष बात हो गई जो तो इतना नाटक कर रहा है? अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा हूँ माँ कि कहीं भी सूट बूट पहनाकर आप मुझे खाना खिला लेंगे। मैं ऐसे मुफ्त की दावत उड़ाने के लिए नहीं जाने वाला। मैं घर में बैठकर दाल रोटी ही खा लूंगा। बेटा अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ है तो चलता है कि नहीं? पापा चलो ना, कितने दिन से पनीर जलेबी रसगुल्ला नहीं खाया। मेरा तो केक खाने का भी बहुत मन कर रहा है। बच्चों को अच्छा खाना खाने के लिए तड़पता हुआ देखकर बेचारा नीतीश मन ना होते हुए भी चुपचाप तैयार होकर उनके साथ पार्टी में पहुंच जाता है। पार्टी में पहुंचकर सभी लोग खाना खा रहे थे, तभी एक आदमी उनके पास आकर खड़ा हो जाता है। माताजी माफ कीजिए, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे हम लड़की वालों की तरफ से है ना, इसलिए आपने हमें नहीं पहचाना होगा। क्या कहा? लड़की वालों की तरफ से? अरे वो जो लड़की की माँ है ना, उसकी बुआ की मासी हूँ मैं। झूठ बोलते शर्म नहीं आती आप लोगों को? शक्ल से तो इज्जतदार लोग लगते हैं, लेकिन इस तरह की छोटी हरकत करते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस पार्टी में ना लड़की वाले हैं ना लड़के वाले। ये एक बर्थडे पार्टी है जो मेरे 5 साल के पोते के जन्मदिन के लिए हमने ऑर्गेनाइज की है। उस आदमी की बात सुनकर माँ और नीतीश के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी, लेकिन असली तमाशा होना तो अभी बाकी था। तभी अचानक से नीतीश को एक आवाज सुनाई देती है। ये तुम्हारी फैमिली है क्या? नीतीश ने पीछे घूमकर देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सामने उसका बॉस खड़ा हुआ था, इसलिए उसको समझते देर नहीं लगती कि ये बर्थडे पार्टी उसके बॉस के बेटे की ही है।
नितेश, इतनी कम सैलरी भी नहीं मिलती तुम्हें ऑफिस से कि तुम्हें इस तरह से बिना बुलाए लोगों की पार्टी में जाकर खाना खाना पड़े। रहने दीजिए पापा, इन लोगों को गेस्ट ही समझ लीजिए। ये मेरे ही अंडर में काम करता है। और हाँ, अब आ गए हो तो खाना खाकर ही जाना। और नितेश, पढ़े लिखे बंदे हो यार, कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल रखो। आगे से ऐसा काम मत करना। टेक केयर। पार्टी में जो भी तमाशा हुआ था उसके बाद तो मानो नितेश के लिए जमीन में गड़ जाने वाली स्थिति पैदा हो गई थी। अब तो एक भी निवाला किसी के गले से नहीं उतर रहा था और वो सब लोग वापस अपने घर लौट आते हैं। घर आकर, अरे ऐसा मनहूस सा मुंह बनाकर क्यों घूम रहा है? तेरी माँ नहीं मरी, अभी जिंदा है। अरे ठीक है ना, हो जाता है कभी कभी हादसा। उसके सदमे में जीना तो नहीं छोड़ देता इंसान। ए बहू, चल फटाफट से खिचड़ी बना दे। उस कमबख्त ने तो पेट भर के खाना भी नहीं खाने दिया, सारा मूड ही खराब कर दिया। अशरफी देवी ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे इस घटना का उसके ऊपर कोई प्रभाव ही ना पड़ा हो, लेकिन घर के बाकी सदस्य मानो सदमे में आ गए थे। अरे बेटा, इतना सीरियसली नहीं लेते, और वैसे भी तेरे बॉस की पार्टी थी, वहां तो तू जा ही सकता है। उसने भी तुझे बाद में इनवाइट कर ही लिया था ना। फिर भी बच्चों को बिना खाना खिलाए लेकर आया तू, और अब यहाँ मुंह बनाकर बैठा है। अरे चल भूल जा वो सब। अगले दिन सुबह, अरे बहू, मेरी चाय मत बनाना तुम, मैं तो विमला बहन के यहाँ जा रही हूँ, वहीं चाय नाश्ता कर लूंगी। एक समय के नाश्ते की बचत तो होगी। इतना कहकर अशरफी पड़ोसन विमला के यहाँ पहुंच जाती है। पड़ोसन के यहाँ अशरफी ने अभी चाय का कप उठाया ही था कि तभी उसकी बहू टीवी में एक वीडियो चला देती है जिसमें अशरफी और उसके परिवार को पार्टी में बेइज्जत किया जा रहा था। बहू, ये क्या चला रखा है तूने? आंटी जी, ये आप लोगों की असलियत है जो पूरे एरिया में रात से ही वायरल हो रही है। सबको पता चल गया है आप लोग क्या करते हो। अब समझ में आया क्यों रोज रोज यहाँ चाय नाश्ता करने चली आती हैं आप। पड़ोसन के यहाँ चला अपना वीडियो देख और उसको खुद का मजाक उड़ाता देख आज पहली बार अशरफी को बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। घर जाकर अशरफी बहू और बेटे को विमला के यहाँ हुई सारी घटना बताने लगती है। क्यों माँ, हो गई तसल्ली या अभी भी कुछ बाकी रह गया है? सालों से कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिला दी आपने। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं ऑफिस में किस मुंह से सबका सामना करूंगा। अब तो लगता है नौकरी ही छोड़नी पड़ेगी, और ये मोहल्ला भी, तब जाकर नजर उठाकर चल पाएंगे। बेटे नितेश की बात वाकई बिल्कुल सच थी। उनका वीडियो पूरे इलाके में वायरल हो गया था। जहां कहीं भी वो लोग जाते, लोग वीडियो की बात करके उनका मजाक उड़ाने लगते। इज्जत से जीने के लिए अशरफी देवी को अपना पुश्तैनी मकान कौड़ियों के दाम पर बेचना पड़ जाता है ताकि इज्जत से एक नई जिंदगी शुरू कर सके।